Hello students, today we have discussed the chapter 3 class 10th MCQ. We have already discussed whole chapter. पूरा चैप्टर हमने पहले की वीडियो में पुटअप किया है, अपलोड किया है, कंसेप्ट बताया है, एक्सरसाइज सिंप्लीफाई कराई है, कुछ अच्छे से क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको वो सब देखना है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अच्छी लगे कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू की, क्योंकि पहले एमसीक्यू कम आया करता था, अब एमसीक्यू बहुत आता है। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो एमसीक्यू इस चैप्टर का बताने से पहले एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन कि क्या था इस चैप्टर में और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू। बेटा हमें पता है कि यहाँ क्या लिखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब पेयर का मतलब दो। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पेयर तो इसलिए कि ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इसलिए कि इसके जो x y वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री कितनी है, 1 है, और इक्वेशंस इसलिए क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है इसमें, एंड स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल इक्वलिटी है। यानी मैथमेटिक्स के किसी भी स्टेटमेंट को आप इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। तो a1 b1 a2 b2 तो कोफिशिएंट्स है x और y के, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है। इनसे हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो क्या होता है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ सकती हैं, और दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस हो सकती हैं। तो बेटा मैंने पहले जो कंसेप्चुअल वीडियोज बताई हैं उनमें क्या था कि ये सारा कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। व्हेनेवर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो उसकी कंडीशन हमारी क्या हुआ करती थी कि a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। और जब लाइंस पैरेलल हुआ करती थी तो क्या था कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। और कोइंसिडेंस की कंडीशन क्या थी कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज इक्वल टू c1 अपान में c2। तो देखो क्या होता है कि जब भी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो देन वी सेट टू बी द यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x और y का एक यूनिक वैल्यू आती थी, मतलब x और y की एक वैल्यू निकल करके आती थी। वो वैल्यू कहाँ से आती थी कि जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी लाइंस पैरेलल थी। जब लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो जब लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसका आंसर यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी कोई आंसर नहीं आएगा। इसको हम कहते थे कंसिस्टेंस, इसको क्या कहते थे, इनकंसिस्टेंस, और इसको क्या कहते हैं हम, कोइंसिडेंस, डिपेंडेंट, या सो मेनी सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन यानी एक आंसर, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, और यहाँ पर सो मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये दो तीन कंसेप्ट तो ये हमने बताए थे। फिर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम सिंप्लीफाई किया करते थे, एक तो ग्राफिकल मेथड से, बिना ग्राफ ड्रॉ किए इस तरीके इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि कंडीशन जो भी सेटिस्फाई करती है उसी तरीके का आंसर आ जाता है। और दूसरा बताया था हमने कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तीसरा बताया था एलिमिनेशन द इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, और फोर्थ वाला था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो लेट अस सी सम एमसीक्यू एंड हाउ टू सिंप्लीफाई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एमसीक्यू विच आर रिलेटेड टू द दिस चैप्टर। ठीक है, तो बेटा हम लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफिकली the pair of equations हमें दे रखा है कि 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, represent two lines which are नंबर 1 यानी ए पार्ट में हमें दे रखा इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हो। नंबर 2 एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, नंबर सी है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और डी है कि पैरेलल। ठीक है, तो ये बेटा जितना बड़ा क्वेश्चन लिख रखा है ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और बहुत आराम से इसका आंसर निकाला जा सकता है। किसके बिहाफ पर निकालोगे? इन कंडीशंस के बिहाफ पर हम देख लेंगे। जब अगर हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो इसका हम वर्बली आंसर भी निकाल सकते हैं। ये A1 है, A2 है, वो A1, B1, C1, A2, B2 और C2। तो A1 अपान में A2 यानी A1 6/2, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया कि 6/2, और -3/-1, और तीसरा है 10/9। इस तरीके से तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 3 हो गया, तो 3/1 इज इक्वल टू, यहाँ से 3/1 हो गया, ये नहीं इसके इक्वल हो पा रहा है। ठीक है ना, तो देखो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, और ये कंडीशन है किसकी? पैरेलल लाइंस के लिए। क्या पैरेलल लाइंस का इसमें ऑप्शन है? तो इसमें पैरेलल लाइन का ये ऑप्शन दे रखा है, तो मुझे तो और आगे देखने की जरूरत नहीं, ये आंसर इसमें क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यानी दो लाइंस कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। ठीक है ना, यानी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और तीसरा C1/C2, तीनों में रिलेशन देख लेना। अगर मान लो कि ये A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता है, तो मुझे इन दोनों को देखने की जरूरत भी नहीं होती, और ये क्वेश्चन जो है मुश्किल से 5 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, pause the video and copy it, then come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 plus 5 is and -3x minus 6y
plus 1 is equal to 0 have ए पार्ट में दे रखा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन, बी दे रखा है कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, और सी में दे रखा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और डी में दे रखा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा ये जो लिखा है इसमें कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं कि सिर्फ कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और उसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन निकल करके आए, ऐसा तो हमारे पास कोई कंसेप्ट ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो कहीं पर भी आ जाए, कभी भी आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये वेरीफाइड नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। रह गई ये तीन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। फिर हम क्या देखें कि A1 अपान में A2, B1 अपान में B2 और C1 अपान में C2। देख लें कि इनमें से किससे मैच कर रहा, वही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 A1 इज इक्वल टू क्या है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ पर कितना है -3, और दूसरे वाले में क्या दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई -6, और तीसरे वाले में 5 डिवाइडेड बाई 1। तो ये तो कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपान में -3 इज इक्वल टू -1 अपान में -3 इज नॉट इक्वल टू 5 अपान में 1। तो ये कंडीशन इसके किसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है, इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही। जब ये इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई, ये किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की, लाइन है पैरेलल लाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा होगा ये बात। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके के एमसीक्यू होंगे पेपर में, जो कि अगर आपने इन कंडीशंस को, और भी वैरायटी अभी धीरे धीरे करा रहे हैं इस चैप्टर में, जितने भी वैरायटी के एमसीक्यू बन सकते हैं आसानी से, मतलब जिनको कि बच्चा आसानी से कर सकता है, अंडरस्टूड है, कि थोड़ी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला आ जाएगा, उतनी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा हमने, यहाँ लिखा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is consistent, then the lines will be, क्या होगा, नंबर ए पैरेलल, नंबर बी ऑलवेज कोइंसिडेंस, और नंबर सी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस, या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, अब ये क्वेश्चन समझने की बात है कि बेटा देखो, इसमें एक तो सोल्यूशन निकलता है और एक सोल्यूशन इसमें निकलता है, उसी को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। भाई एक तो सोल्यूशन यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आया और यहाँ सो मेनी सोल्यूशंस आ गया, इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, इसको इनकंसिस्टेंस कहते हैं, और इसको कोइंसिडेंस कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंस कब है, जब उसका आंसर निकल रहा है। आंसर कब निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है और यहाँ निकल रहा है। तो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा है इसमें, भाई ऑलवेज इंटरसेक्टिंग तो इसको कहते हैं,
ठीक है, इसको तो ओवरलैपिंग कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि पैरेलल तो ये हो नहीं सकता, ऑलवेज कोइंसिडेंस, हमेशा कोई सा भी कोइंसिडेंस नहीं होता। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि आप समझो कि ऑलवेज इंटरसेक्टिंग या ऑलवेज कोइंसिडेंट, भाई ऑलवेज हमेशा कैसे हो सकती है दो कंसिस्टेंस हमेशा। तो क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -7 has a one solution, b two solutions, c infinitely many solutions, many solutions, और D no solutions। ठीक है, समझते हैं इसको। y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल y इज इक्वल टू -7। देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेपर में जो ग्राफ बनाने को आता है वो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ होता है कि एक इक्वेशन तो दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो समथिंग 1 दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन ऐसी दे रखी है। अब स्टूडेंट जिनको ये नई बात मालूम है वो क्या करते हैं कि दूसरे वाले के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ द बाई एक्सिस कहते हैं, इसको भी इक्वेशन ऑफ द बाई एक्सिस कहेंगे। इनका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, इनकी टेबल बनाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो आज क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, लेकिन आप फिर भी इसको समझो पहले कि जैसे ये y इज इक्वल टू 0 लिखा, तो ये एक इक्वेशन है, नॉट ए पॉइंट। ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन, नॉट ए पॉइंट। ये पॉइंट नहीं, इसने कह भी रखा। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, मान लो कि ये हमने बनाया, 2 पॉइंट ले लिया, इसमें ये x ले लिया और ये y। अब ये y इज इक्वल टू 0 इसने हर जगह तो कांस्टेंट पार्ट है, तो y इज इक्वल टू 0 लिख लिया मैंने दोनों। और भी एक पॉइंट बना सकते हैं, उसमें भी 0, या अपनी मर्जी से 1 या 2 वट एवर एल्स यू वांट टू राइट यू कैन राइट हियर, ठीक है। लेकिन छोटी वैल्यू रखे तो अच्छी बात है। अब इसके साथ में क्या होगा, इसका भी हमने मान लो कि ये टेबल बना ली, ऐसी इसकी टेबल बन गई, x और y क्या आ गया, -7 यहाँ पर 1 और मान लो कि -2 पुट कर दिया। अब अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करके देखो आप, और इस क्वेश्चन का आंसर फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसा आ जाता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्यों नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि इक्वेशन कांस्टेंट है और इनका ग्राफ देखो कैसे आता है, आप खुद ही कहने लगोगे। 1 0 यहाँ पर मान लिया, ठीक है, और 2 0 कहाँ आ गया, 2 0 आ गया भाई, x का 1 0 तो ये आ गया, और 2 0 कहाँ आ गया, ये आ गया। तो ये हमारी लाइन कैसी बनेगी, इसी x एक्सिस के ऊपर आएगी इस तरीके से। दूसरा क्या बना कि 1 और -7, भाई x का 1 और y का क्या आ गया, -7। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ कहीं 0 और -7 है, तो 1 और -7 यहाँ कहीं आ जाएगा। -2 और -7, -2 इस साइड आ गया और -7 यहाँ कहीं आ गया फिर से। तो ये ऐसी चली जाएगी लाइन। तो देखो आप अल्टीमेटली कि ये लाइन तो इस लाइन के पैरेलल ही आ रही है। जब भी बेटा y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा हो तो वो किसके, x एक्सिस के पैरेलल आती है।
और अगर x इज इक्वल टू मान लो 2 दे रखा होता तो ये ऐसी पास होती, यहाँ से पास होती और वो बाई एक्सिस के पैरेलल आती। अब देखो ये लाइनें ऐसे चाहे इधर एक्सटेंड करें चाहे उधर एक्सटेंड करें, नेवर दे मीट ईच अदर, कभी भी नहीं मिलेगी। तो एक तो हम इस तरीके से इसको, इस बात को आपने दिमाग में रखना है। दूसरे तरीके से और आगे समझो तो हम इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या मिल गया मुझे कि नो सोल्यूशन। लेकिन एक और तरीका जानो इसको कैसे किया जा सकता है। भाई ये लिखा हुआ है कि बाई इज इक्वल टू 0। आप इसको इस फॉर्मेट में ले आओ तो क्या लिख सकते हो कि 0x प्लस बाई इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले क्या लिख सकते हो आप कि 0x माइनस बाई इज इक्वल टू -7। देखो ये तो 0 हो गया, 0 इज नॉट इक्वल टू -1। 0 भाई 0 में 0, वैसे तो किस टाइप का नंबर है, इनडिटर्मिनेट नंबर इसको कहते हैं, लेकिन ये 0 ही हुआ। और फिर क्या हो गया कि 1 में -1, तो 0 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है और आगे कि ये लिख रखा है कि 0 में -1, तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि 0 इज नॉट इक्वल टू, यानी A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 में B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 में C2। ऐसे हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं, इस टाइप की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है। ये दोनों बाई एक्सिस के वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, देन दे हैव नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ linear equations x is equal to a and y is equal to b graphically represents the lines, graphically represents lines which are A दे रखा है पैरेलल, B दे रखा है इंटरसेक्टिंग एट BA, इंटरसेक्टिंग एट BA, और C दे रखा है कोइंसिडेंस intersecting at AB, intersecting at AB। ठीक है, ये चीज हमें अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये कह रहा है पेयर ऑफ लाइन्स इक्वेशंस, ये इक्वेशन है बेटा, जैसे अभी हम बता रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -7 दे रखा था, ऐसे यहाँ पर इसने एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है कि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a, ये अगर इस टाइप से हमने इसकी इक्वेशन ड्रॉ की, x इज इक्वल टू a किसके पैरेलल आएगी, y इज इक्वल टू x एक्सिस के पैरेलल, तो x इज इक्वल टू a हमारा मान लो कि ये y एक्सिस के पैरेलल आएगी, और y इज इक्वल टू b क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो ये मेरा कुछ इसके पैरेलल आएगी, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे बन जाएगा, ए बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्यों यहाँ पर आ जाएगा कि ये तो मेरा एक्स एक्सिस था और ये बाई एक्सिस। ठीक है ना, अब ये लाइन तो मैंने बनाई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो इससे बनाई, और ये वाली किससे बनाई, एक्स इज इक्वल टू ए से। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट मैं पहले लिखूंगा और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखूंगा। तो इसमें पैरेलल तो ये दोनों है नहीं,
इंटरसेक्टिंग एट बी ए भी नहीं है क्योंकि हमेशा एक का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, कोइंसिडेंस भी नहीं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं कर रहे, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को घुमा रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो ये बहुत आसानी से होते रहेंगे। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट वन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा ही मिला करता है। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के do the equations 3x minus y plus 8 is equal to 0 और 6x minus ky is equal to minus 16 represents coincidence line, represent कोइंसिडेंस लाइन्स। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2 और c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू -2। तो देखो पढ़ें इसको, रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंस लाइन्स। कोइंसिडेंस मतलब ये कंडीशन दे रखी है, इसमें A1 ये और A2 ये, B1 ये B2 ये, इस तरीके से पुट कर देंगे कि वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो क्या है कंडीशन हमारी, A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 कितना आ गया, 6 आ गया, इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -k आ गया, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -16 आ गया। ठीक है ना, किन्हीं भी दो को क्रॉस कर दो, मुझे के की वैल्यू निकालनी है, हमेशा सेम ही आएगी दोनों कंडीशंस में। क्रॉस कर देते हैं इसको, तो -3k इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी होता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे होम एग्जाम हो, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हमेशा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 2 वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ जैसे कोइंसिडेंस दे रखा था, हो सकता है कि नो सोल्यूशन का क्वेश्चन दे रखा हो सकता है यूनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन दे रखा हो। ठीक है ना, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखते हैं, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द लाइंस गिवन बाय, बिल्कुल ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, इफ द लाइंस गिवन बाय थ्री एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू 2 और दूसरी हमें दे रखी है 5y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के, यानी फाइंड के, यानी के की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए कि या तो -5/4 होनी चाहिए, या b 2/5, या c 15/4, या फिर d 3/2 के इक्वल। पैरेलल लाइन क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इनके अकॉर्डिंग वैल्यू डाल दें, यानी 3/2 इज इक्वल टू 2/5। अब इसमें अच्छा 2k है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 2/, ये 2 इस साइड में और ये 1 इस साइड में है, तो या तो इसको इस साइड ले आऊं या फिर मैं इसको इस साइड ले आऊं। तो प्लस का k जब इक्वल के इस साइड लाओगे तो ये यहाँ से हटेगा प्लस का k, और क्या बन जाएगा आकर के यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। बनी ये के ही तो 1 था, प्लस का 1 था। ठीक है,
अब मतलब ये दोनों कांस्टेंट एक ही तरफ होने चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं अप्लाई होंगी। -1 आ गया, किन्हीं दो को हम कर देते हैं। इसको क्या हो गया कि ये आ गया मेरा 4k इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/4। अब पहली बात तो ये कि हम देखें कि इसमें नॉट इक्वल का तो कोई साइन ही नहीं। भाई जैसे हम इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ऐसा भी आंसर आ सकता है, बताते हैं। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तो ये हो गया जो ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज क्या हो सकता था कि -2k इज नॉट इक्वल टू 10। भाई इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और k इज नॉट इक्वल टू -5। अब -5 का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज जब जैसे बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम ये भी निकालते हैं और हम क्या लिख सकते हैं कि we get parallel lines whenever k is not equal to -5। मतलब -5 के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके दे रखा है कि हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो दो इक्वेशंस दे रखे हैं और कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बताओ। तो किया जा सकता है। तो एक और अलग तरीके क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। यहां लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर है ये, अच्छा 7 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वन इक्वेशन अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस is -5x plus 7y is equal to 2। द सेकेंड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, ठीक है। ए में ऑप्शन दे रखा है इसने 10x प्लस 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। बी में ऑप्शन दे रखा है क्या कि -10x माइनस 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सी में ऑप्शन दे रखा है -10x प्लस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन दे रखा है कि 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। देखो बेटा क्या कह रहा है, वन इक्वेशन ऑफ द, मतलब एक इक्वेशन ये मुझे दे रखी है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। मुझे एक ही बात देखनी है, क्या कह रहा है कि डिपेंडेंट मैंने बोला था ना आपको कि इस वाली कंडीशन को डिपेंडेंट कहते हैं। ये मेरी एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो लेकिन ये डिपेंडेंट हुआ करता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसी वो इक्वेशन मुझे लिखनी है। भाई तीनों इक्वल होने चाहिए, रेशियो सेम हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आप देखो कि ये 6 बराबर आ जाएगा। अब 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनमें से कोई सी आती भी है या नहीं आती है, ठीक है। अगर 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बन जाएगा, -10x आ जाएगा, माइनस का 14y आ जाएगा, प्लस का 14y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखो क्या ये इससे मिक्स मैच कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि ये इक्वल का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही कुछ लिखा है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पे प्लस का 10x है लेकिन यहाँ पे माइनस का 10x है, यहाँ सबके साइन चेंज है, तो हम क्या कर देते हैं कि सबको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा 10x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हाँ इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आया, आप देखो कि उनमें से कहीं ना कहीं से मैच जरूर कर रहा होगा, ठीक है। ये तो था ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज द यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज।
नहीं, क्वेश्चन दूसरा करेंगे। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने। फाइंड, ये इफ x इज इक्वल टू a, x is equal to a, y is equal to b, be a solution of the equation, be the solution of the equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then values of a and b, then a and b is equal to किसके होगा? a इसने कहा 3 and 5, b इसने मत बोला है कि 5 and 3, c है 3 and 1 और d है -1 and -3। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान सा काम। यहाँ a रख दो, यहाँ पर b रख दो, यहाँ पर a रख दो, यहाँ पर b रख दो, किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर दो, ये इनमें से कोई सी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी और भी इससे आगे क्वेश्चन जा सकता था कि ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और फिर एक और इक्वेशन लिख ली, उसमें हो सकता है k की वैल्यू निकलवाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू 4। कोई सा भी मेथड लगा दें, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3, तो 3 इसमें है और इसमें, यानी ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। अब a इज इक्वल टू 3 अगर यहाँ पे रखा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 यानी 1, तो ये c वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये थे कुछ MCQ, इसी टाइप के छोटे छोटे से MCQ होंगे आपके पेपर्स में। उम्मीद है कि ये MCQ आपको अच्छे लगेंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से और आगे भी वीडियो देता रहूं और आप देखते रहें। कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।